आज आपको गॉस की प्रमेय जो दूसरा चैप्टर है वो पढ़ना है, शुरू करना है। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम, ये दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर अच्छी तरह से समाप्त किया गया है। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आपके जो हैं वो समझाए भी गए हैं, या आपके जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो लगा करके कॉपी में भेजे भी जा रहे हैं। तो आप उसको निरंतर लगाते रहिएगा और नोट्स आप रोज का रोज तैयार करिए, क्योंकि जब काम आप इकट्ठा कर देंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा चैप्टर हम शुरू करते हैं आज। गॉस की प्रमेय है, और गॉस की प्रमेय के पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में जानना है। देखिए, प्रमेय शुरू करने के पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के जो कि जानने होंगे, तभी आप गॉस की प्रमेय के बारे में समझ पाएंगे। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे पहला है क्षेत्रफल सदिश। पहला क्या है? क्षेत्रफल सदिश या एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, पहले जरा थोड़ा सा समझिए इसको। आप जानते हैं कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, क्योंकि आप जानते हैं किसी वस्तु के पृष्ठ के क्षेत्रफल को आप बताते हैं 100 स्क्वायर मीटर है, या जो है वो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि होती है। लेकिन जब आपको समतलीय क्षेत्रफल कहा जाए, जब आपको समतलीय क्षेत्रफल कहा जाएगा तो समतलीय क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है, या क्षेत्रफल सदिश कहा जाए तो वह एक सदिश राशि है, या समतलीय क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। और उस सदिश राशि में दिशा कहाँ होगी? क्योंकि अगर कोई सदिश राशि है तो उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का होना भी आवश्यक है। तो किसी समतलीय क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वह उस समतल पृष्ठ पर खींची गई अभिलंबवत रेखा, जो पृष्ठ पर लंब होती है बाहर की तरफ, क्योंकि किसी पृष्ठ पर लंब आप बाहर अंदर दोनों खींच सकते हैं। जैसे कोई घन है या घनाभ है, तो घनाभ का एक पृष्ठ आपका ये बाहरी पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ पर अभिलंबवत रेखा आप बाहर की तरफ भी खींच सकते हैं, अंदर की तरफ भी खींच सकते हैं। तो किसी पृष्ठ पर खींची गई अभिलंबवत रेखा जो बाहर की तरफ प्रदर्शित होती है, उसी को उस क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहा जाता है। तो क्षेत्रफल सदिश या समतलीय क्षेत्रफल एक सदिश राशि हो गई, जिसमें दिशा भी सम्मिलित हो गई और परिमाण भी सम्मिलित हो गया। जैसे ये आपका बनाया गया है एक पृष्ठ। इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वह ए से दिखाया गया है, कैपिटल ए से। और इस पृष्ठ पर खींची गई जो अभिलंबवत रेखा है वह ऊपर की तरफ गई हुई है। इस पृष्ठ पर खींची गई अभिलंबवत रेखा यह इस समतलीय क्षेत्रफल की दिशा को व्यक्त करती है। इसको हम दिखाएंगे यन कैप से। इस यन कैप को और वेक्टर ए को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यह एक सदिश राशि को प्रदर्शित करता है। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर यन कैप। यन कैप क्या है? पृष्ठ पर खींची गई जो सरल रेखा है उसकी दिशा में एकांक सदिश है, पृष्ठ के क्षेत्रफल की अभिलंबवत दिशा में एकांक सदिश, यन कैप इंटू ए। तो आप समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश एक ऐसा सदिश है जिसका जो क्षेत्रफल होता है वह पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है, और उस पृष्ठ पर खींची गई जो अभिलंबवत दिशा होती है वही उस समतलीय क्षेत्रफल की दिशा होती है। दूसरी चीज में आइए, आपको बताया गया है कि 7 मूल मात्रक होते हैं। आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि 7 मूल मात्रक हैं, और उसके अलावा 2 पूरक मात्रक भी पढ़ाए गए आपको। एक पूरक मात्रक जो होता है वो रेडियन होता है। किसका होता है? वो कोण का, क्योंकि 7 मूल राशियों के अलावा 2 पूरक राशियां होती हैं। पहली पूरक राशि होती है कोण, और दूसरी पूरक राशि होती है घन कोण। तो कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, और घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। तो रेडियन क्या है, स्टेरेडियन क्या है, ये आपको जानना है। रेडियन क्या है कि अगर कोई वृत्त है तो उस वृत्त के चाप पर
मतलब वृत्त की सर्किल पर अगर कोई चाप लेते हैं, मतलब वृत्त की परिधि का छोटा सा कटा हुआ खंड लेते हैं, तो उस खंड के द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर एक कोण अंतरित होता है। अब जैसे यहां पर एक वृत्त लिया गया है, इस वृत्त का इतना सा चाप लिया गया है, ये आप इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं। तो वृत्त के चाप ए बी द्वारा इसके केंद्र ओ पर एक कोण अंतरित हो रहा है। इस कोण को का जो मात्रक है वो रेडियन होता है। तो कितने कोण को हम कहेंगे एक रेडियन है? उसके लिए अगर हम वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप इस परिधि पर ले लें, वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप, जैसे r त्रिज्या का वृत्त है, तो r त्रिज्या के वृत्त के बराबर लंबाई का चाप अगर यहाँ पर परिधि पर ले लिया जाए, तो इस ए बी चाप के द्वारा इस वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है वो कोण कितना होगा? 1 रेडियन। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या हो गई? 1 रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा, मतलब एक ऐसा चाप जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, उस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। समझ गए होंगे रेडियन क्या चीज है? अच्छा, ये तो रेडियन हो गया। अब जरा आ जाइए आप घन कोण के बारे में आइए। घन कोण या स्टेरेडियन, घन कोण या स्टेरेडियन क्या चीज है ये आपको समझना है। जब आप इन चीजों को जान जाएंगे तो गॉस की प्रमेय आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए घन कोण जरा आइए। देखिए जो कोण होता है वह 2 डायमेंशनल फिगर होता है, 2 डायमेंशनल आकृति होती है। 2 रेखाओं को मिला दीजिए, कोण बन गया। 2 किरणों के झुकाव को ही तो कोण कहते हैं। कोण की डिफिनेशन क्या है? 2 किरणों के झुकाव को कोण कहा जाता है। घन कोण जो होता है, घन कोण वह त्रिविमीय आकृति है। जैसे कोई गोला है, ध्यान दीजिए मेरी बात, जो बताओ बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तो सारी चीज बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगी। एक गोला है, अगर गोले के पृष्ठ पर थोड़ी सी एरिया हम ले लें, थोड़ा सा क्षेत्रफल ले लें, जैसे एक गोला हमारा है, ध्यान दीजिएगा, इस गोले का यहाँ पर केंद्र है छोटा सा बीच में, और ये गोले का पृष्ठ है। इस गोले के पृष्ठ पर थोड़ी सी एरिया हम ले लें, यहाँ पे देखो एरिया हमने ले लिया ये, तो क्या होगा? इस पृष्ठ पर यहाँ भी एक बिंदु है, यहाँ भी एक बिंदु, ये बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर के ये छोटा सा पृष्ठ बना हुआ है, और ये पृष्ठ गोले की सतह पर स्थित है। अगर इन सारे बिंदुओं को हम कहाँ से मिला दें? उस गोले के केंद्र से मिला दें, तो जो कोण बनेगा, अब यह कोण 2 डायमेंशनल नहीं है, बल्कि यह कोण कैसा? शंक्वाकार बनेगा। तो उस गोले के पृष्ठ पर लिया गया जो लघु क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के द्वारा जो गोले के केंद्र पर कोण अंतरित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। और उसी घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। अब कितने घन कोण को हम कहेंगे एक स्टेरेडियन? एक स्टेरेडियन घन कोण को अगर डिफाइन करना है तो कितने घन कोण को एक स्टेरेडियन कहा जाएगा, ये जानने वाली बात है। तो पहले यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक गोला है, इस गोले का यहाँ पर केंद्र है, दिख रहा होगा अच्छे से आपको, और गोले के पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल, लघु क्षेत्रफल, ये गोले के पृष्ठ पर है। ये थोड़ा सा आप अज्यूम कीजिएगा, कल्पना कीजिएगा कि ये छोटा सा जो पृष्ठ है यह गोले के सतह पर स्थित है। पूरे गोले की जो एरिया है वो कैपिटल ए ली जाती है, आप जानते ही हैं। लेकिन अब यह छोटा सा क्षेत्रफल है तो इसको हम डीए से लेंगे। आप जानते हैं कि छोटे से परिमाण को डीए से, डीटी से, डीएक्स से डिनोट करते हैं। तो ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? डीए। अब ये गोले के पृष्ठ पर है, तो गोले के पृष्ठ पर ये क्षेत्रफल है, तो हमने क्या किया है, ये देखिए जगह जगह से गोले के पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल आपने लिया है, उस क्षेत्रफल पर चारों तरफ से अब हमने किरणों को खींच करके इस केंद्र ओ पर एक कोण बनाया है, और वही कोण आपका घन कोण है।
अब हमको ये जानना है कितना कोण एक स्टेरेडियन कहलाएगा। ध्यान दीजिए, यह छोटा सा जो क्षेत्रफल है डीए, ठीक है, पृष्ठ के, यह गोले के पृष्ठ पर स्थित है। इस क्षेत्रफल का जो मान है वह गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी गोले का जो क्षेत्रफल है, गोले के क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता ही होगा, क्या होता है, 4πr²। गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो 4π तो कांस्टेंट है, इसका मतलब कि गोले का जो क्षेत्रफल है पृष्ठ का वो ज्यादा होगा अगर त्रिज्या का वर्ग ज्यादा होगा, और गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होगा अगर त्रिज्या का वर्ग कम होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने डीए क्षेत्रफल लिया यहाँ पे है, तो यह जो डीए है, डीए ये किसके अनुक्रमानुपाती है, यह गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो डीए प्रोपोर्शनल टू r²। ये तो बात क्लियर होगी। अब यहां पर जो कांस्टेंट मिलेगा आपको, या डीए में आप r² से डिवाइड कर देंगे, मतलब जो ये लघु क्षेत्रफल है उसमें गोले की त्रिज्या से आप डिवाइड कर देंगे, तो जो आपको मान मिलेगा वही मान क्या कहलाएगा, घन कोण। और चूंकि ये क्षेत्रफल कम है तो घन कोण भी छोटा बनेगा, इसको हम लिखेंगे डी ओमेगा। वैसे घन कोण को ओमेगा से हम प्रदर्शित करते हैं, इसलिए क्योंकि ये छोटा है तो डी ओमेगा हो जाएगा। तो डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा DA/r²। ये बात क्लियर हो गई। लघु क्षेत्रफल डीए और गोले की त्रिज्या का वर्ग, इन दोनों के बीच जो रेशियो होता है उसी को हम घनकोण डी ओमेगा कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर यह डीए जो क्षेत्रफल हमारा है, यह डीए लघु क्षेत्रफल ना होकर के पूरा क्षेत्रफल हो जाए, कितना क्षेत्रफल हो जाए, गोले का पूरा पृष्ठ ही हम ले लें, तो गोले का पूरा अगर पृष्ठ ले लेंगे तो गोले के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल वो होता है 4πr²। तो अगर डीए की जगह पर हम ए ले लें, मतलब संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल ले लें, तो डी ओमेगा की जगह ओमेगा हो जाएगा, मतलब संपूर्ण गोले द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण हो जाएगा। तो डीए की जगह अगर रख दें संपूर्ण क्षेत्रफल 4πr², तो r² से r² कटेगा, तो संपूर्ण जो आपका घन कोण मिलेगा ओमेगा, ओमेगा कितना हो जाएगा, आ जाएगा 4π स्टेरेडियन। स्टेरेडियन शार्ट में इसको आप यस आर से भी दिखाते हैं, स्मॉल में यस आर लिख देंगे, स्टेरेडियन हो जाएगा, और रेडियन के लिए आप RAD लिखते हैं। तो कहने का मतलब कि गोले के केंद्र पर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा, मतलब संपूर्ण गोले द्वारा 4π स्टेरेडियन का घनकोण अंतरित किया जाता है। ये नोटेबल पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। संपूर्ण गोले के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर 4π स्टेरेडियन का घनकोण अंतरित किया जाता है। अच्छा, अभी एक स्टेरेडियन क्या है ये आपको नहीं बताया हमने, ध्यान दीजिए। अगर यहां पर डीए की जगह पे जो क्षेत्रफल है, गोले के पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल लिया हमने, वह क्षेत्रफल कितना हो जाए, r²। यहां पर अगर इफ डीए इज इक्वल टू क्या हो जाए, r², अगर डीए की वैल्यू r² हो जाए तो डी ओमेगा क्या हो जाएगा, r²/r² हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 स्टेरेडियन, ठीक है, 1 स्टेरेडियन। इसका मतलब 1 स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले की त्रिज्या के वर्ग, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। इसका मतलब कि गोले के पृष्ठ पर लिया गया वह क्षेत्रफल जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, जो कोण अंतरित किया जाता है गोले के केंद्र पर, वह होता है 1 स्टेरेडियन। और संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर क्या कोण अंतरित होता है, 4π स्टेरेडियन। इतना चीज आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत तो और नहीं आ रही है। ये हो गया आपका रेडियन और स्टेरेडियन। अच्छा, ध्यान दीजिए जरा, अगर यह गोलीय पृष्ठ
अगर यह गोलीय पृष्ठ, ध्यान दीजिए, यह गोलीय पृष्ठ जो डीए है, डीए तो डी ओमेगा कोण यहाँ पर अंतरित कर रहा है, वो तो सिंपल सी बात हो गई। जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो हमने यहाँ पर ऐसे क्रॉस किया हुआ है, जो शेडेड है, जो आपको दिख रहा है रेखांकित है, यह रेखांकित भाग, ध्यान समझिएगा, यह रेखांकित भाग कहाँ है? गोले के पृष्ठ पर है। समझ लो ये एक गोले के पृष्ठ पर इतना भाग है, इसको भी थोड़ी देर के लिए इसको आप जान लीजिए नहीं है, तो ये पूरा गोला एक बना हुआ है, उसी गोले के पृष्ठ पर इतनी एरिया है, क्या है ये? डीए, ये इतना डीए है। तो इस डीए के द्वारा कितना कोण अंतरित होगा? डी ओमेगा। सिंपल सी बात है, जैसे अभी पहले बताया हमने, डीए है तो डीए के द्वारा डी ओमेगा कोण अंतरित होगा। लेकिन अगर ये पृष्ठ इस तरह गोले के पृष्ठ पर न होकर के सीधा हो जाए, कहने का मतलब ये गोले का पृष्ठ है, तो यहां पर आपका ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर यहां है तो इसकी दिशा कहां होगी? पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपका इसको देख ध्यान दीजिएगा, डीए है तो इसका जो मध्य बिंदु होगा, इस पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा, इसको गोले के केंद्र से जो मिलाने वाली रेखा ये बीचों बीच जा रही है, इसको बाहर की तरफ खींच देंगे तो वही इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश होगा, मतलब उस क्षेत्रफल की दिशा होगी। तो अगर इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा आपसे पूछी जाए तो आप इस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर एक अभिलंबोत रेखा जो गोले के केंद्र से होती हुई जाएगी उसी को बताएंगे। तो यहाँ जो आपको यन कैप दिख रहा है, वह यन कैप इस शेडेड पोर्शन जो आपका है, अर्थात जो रेखांकित भाग है, इसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। अगर इस पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम थोड़ा सा थीटा कोण से घुमा दें, मतलब ऐसे पृष्ठ आपका है, पृष्ठ आपका ऐसे था तो ये डी ओमेगा कोण अंतरित हो रहा था। अब इस पर जो अभिलंबोत रेखा थी इधर जा रही थी, दिख रहा है। अब हमने इसको थोड़ा सा तिरछा कर दिया, मतलब थीटा कोण से घुमा दिया। पहले ये ऐसे था, अब ये ऐसे होगा, थीटा कोण से घुमा दिया हमने। तो अब जो कोण अंतरित हो रहा था केंद्र पर, वो भी तो चेंज हो जाएगा। अब कैसे निकलेगा वो कोण? तो अगर यह डीए क्षेत्रफल थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि इस नए वाले क्षेत्रफल का क्षेत्रफल वही है, नई दिशा में घूम गया है, तो केंद्र जो यहाँ पर पहले था वो केंद्र आपका यहाँ आ गया। तो कहने का मतलब कि इस क्षेत्रफल पर खींची गई जो अभिलंबोत रेखा है बाहर की तरफ, अब ये वाली हो गई, दिशा आपकी ये हो गई। तो क्षेत्रफल की दिशा पहले जो आपकी इधर की तरफ थी वो इधर की तरफ हो गई। अब हम कैसे निकालेंगे कि इस क्षेत्रफल का यन कैप की दिशा में क्या डायरेक्शन होगा। समझ रहे हैं बात को? क्या करेंगे तो वेक्टर डीए का घटक निकाल लेंगे यन कैप की दिशा में। वेक्टर डीए का घटक यन कैप की दिशा में निकाल लेंगे। कैसे? डीए का घटक निकालेंगे तो हो जाएगा डीए कास थीटा। क्या हो जाएगा? डीए का घटक हो जाएगा डीए कास थीटा, क्योंकि यह जो पृष्ठ हमारा है वह डी ओमेगा कोण अंतरित कर रहा था। अब यह क्षेत्रफल हमारा थोड़ा सा थीटा कोण से घूम गया है, तो देखेंगे कि जो नया आपका क्षेत्रफल सदिश है, जो इसकी दिशा है, उसका घटक, कौन सा घटक पहले वाले यन कैप की दिशा में आ रहा है। तो डीए का घटक क्या हो जाएगा? डीए कास थीटा। तो ये जो आपको दिख रहा है डीए कास थीटा, जो आपको यह डीए कास दिख रहा है, ये नया क्षेत्रफल हो गया। पहले आपका डीए क्षेत्रफल था और यन कैप दिशा थी, अब घुमा दिया हमने, तो समझिए क्षेत्रफल आपका डीए नहीं रह गया, अब क्षेत्रफल हो गया डीए कास थीटा। दिशा आपकी वही हो गई, क्योंकि उसी दिशा में हमने क्षेत्रफल का घटक निकाला है। डीए का घटक हमने यन कैप की दिशा में निकाला है, तो अब डीए न रह करके डीए कास थीटा हो गया। तो जो हम यहां पर रख रहे थे, ध्यान दीजिएगा, डी ओमेगा बराबर, अभी हमने क्या रखा था? डीए अपान आर स्क्वायर, ये रखा हुआ था। डी ओमेगा बराबर डीए बटे आर स्क्वायर, इसके पहले वाले फार्मूले के हिसाब से यहां से। अब डीए की जगह हो गया डी ओमेगा बराबर डी ए कास थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब आपका ये हो गया नया एक सूत्र, तो आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरे सूत्र के लिए आप क्या करेंगे, अगर वेक्टर रूप में जानना चाहें तो इसको आप वेक्टर रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? इसी में 1 से गुणा कर दीजिए, 1 से आपका मल्टीप्लाई हो गया,
तो हो गया डी ए इंटू 1 इंटू कास थीटा, डी ए इंटू 1 इंटू कास थीटा। आप जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कास थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कास थीटा। तो यहाँ पर क्या है, वेक्टर ए की जगह डी ए है, वेक्टर बी की जगह 1 है, और कास थीटा उनके बीच का कोण है ही है, आप जान ही रहे हैं। तो यहाँ पर डी ओमेगा को हम लिख सकते हैं वेक्टर डी ए डॉट क्या, कौन सा वेक्टर दूसरा वाला, एन कैप डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। जरा मिलाइए, ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कास थीटा, तो वेक्टर डी ए का परिमाण डी ए हो गया, एन कैप दूसरा वेक्टर है, एन कैप का परिमाण हो गया 1, और इनके बीच का कोण हो गया थीटा। तो डी ए कास थीटा को हम वेक्टर डी ए डॉट एन कैप डिवाइड बाई आर स्क्वायर रख सकते हैं। यह सदिश रूप में है और यह अदिश रूप में है, दोनों सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो आपको नहीं आई। स्टेरेडियन क्या है, रेडियन क्या है, घनकोण क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, एक रेडियन की परिभाषा क्या है, ये आपको बताया गया। अब हम आ जाते हैं, आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। अब आप समझिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है ये आपको जानना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स क्या चीज है, आपको पता है कि अगर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल है तो वहां पर क्या होता है कि वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं। आपको वैद्युत बल रेखाओं के गुण जब बताए जा रहे थे तो वहां बताया गया था कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहीं पर ज्यादा होती है या वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है तो वहां पास पास बल रेखाएं रहती हैं, और अगर क्षीण वैद्युत क्षेत्र होता है तो वो दूर दूर रहती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर इस जगह पे जहां पर मैं खड़ा हूं, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा मान लीजिए है हमारे लेफ्ट टू राइट है, बाएं से दाईं तरफ है। तो अगर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र है तो निश्चित रूप से वहां से बल रेखाएं गुजर रही होंगी। ठीक है, अगर उस वैद्युत क्षेत्र में हम कोई काल्पनिक पृष्ठ रख दें, काल्पनिक पृष्ठ अगर रख दें, कल्पना कर लें कि एक पृष्ठ यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसका मतलब कि उस पृष्ठ से बल रेखाएं गुजरेंगी, उसको पार करेंगी। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मतलब कि वैद्युत फ्लक्स, दूसरे वर्ड्स में कर रहे हैं वही चीज, वैद्युत फ्लक्स किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप है। बात क्लियर हो गई है? कहने का मतलब कि वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, अगर हम ये जान जाएं कि कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो इसका मतलब कि वैद्युत फ्लक्स वहां पर ज्ञात हो जाएगा। मतलब बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स को व्यक्त करती है। अगर ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी तो फ्लक्स ज्यादा होगा, कम गुजरेंगी तो कम होगा। अब वो कई चीजों पर निर्भर करता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र अगर प्रबल रहेगा तो कम ही क्षेत्र में ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी तो फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। अगर पृष्ठ आपका बड़ा रखा हुआ है, जो आपने कल्पना किया है वो पृष्ठ बड़ा रखा हुआ है, तो उस पृष्ठ से ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी तो फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। छोटा सा पृष्ठ लेंगे तो बल रेखाएं कम गुजरेंगी तो छोटा पृष्ठ हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो वैद्युत बल रेखाओं की जो माप है उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है उसको। अच्छा, अब यहां पर मान लीजिए एक काल्पनिक पृष्ठ है, ऐसे काल्पनिक पृष्ठ, यहाँ पे बल रेखाएं यहाँ पर गुजर रही हैं, यहां से बल रेखाएं जो है वो जा रही हैं। बात क्लियर हो रही है? बल रेखाएं यहां से गुजर रही हैं, इसको क्रॉस कर रही हैं, बल रेखाएं पार कर रही हैं, ऐसे बल रेखाएं इसको पार कर रही हैं। अब पूरा क्षेत्रफल मान लीजिए क्या है, ए क्षेत्रफल है पूरा।
अब अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा क्षेत्रफल ले लें, थोड़ा सा, जब भी शुरुआत करते हैं किसी चीज की तो थोड़े से करते हैं, बाद में उसका कर देंगे इंटीग्रेशन तो हो जाएगा। ये हमारा क्षेत्रफल क्या है, डीए। क्या क्षेत्रफल है, डीए। डीए की दिशा क्या है, अब जो हमारा पृष्ठ है उसी पृष्ठ पर तो ये स्थित है, इस पृष्ठ पर खींची गई जो अभिलंबोत रेखा बाहर की तरफ होगी वही डीए की दिशा हो जाएगी। ठीक है, जो इस पृष्ठ की दिशा होगी वही डीए की दिशा होगी। इतना तो बात क्लियर हो गई। अब इस पृष्ठ से गुजरने वाला अगर फ्लक्स आपको निकालना है, इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो आपको निकालना है, तो उसके निकालने के लिए आपको दो चीजों की जानकारी होनी चाहिए। एक तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। मान लीजिए यह पृष्ठ जो आपने कल्पना किया है वह पृष्ठ ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले क्षेत्र में रखा हुआ है। एक वैद्युत क्षेत्र जो है जिसकी तीव्रता क्या है, कैपिटल ई है, रखा हुआ है इसमें। और जो क्षेत्रफल सदिश हमारा है छोटा सा हमने लिया हुआ है, तो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा हमारा डीए। ठीक है, दो सदिश हैं, एक है क्षेत्रफल सदिश और दूसरा हमारा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी भी स्थान पर जो काल्पनिक पृष्ठ हमने कल्पना किया हुआ है उस पृष्ठ के क्षेत्रफल का सदिश डीए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई, इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणन, या शार्ट में आप कर लीजिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, इसी को हम कहते हैं उस स्थान पर वैद्युत फ्लक्स फाई ई। वैद्युत फ्लक्स जो है वह फाई ई डिनोट करते हैं, क्योंकि यहां पर अगर बी लगा देंगे चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा, तो यहां पर ई लगा देंगे तो वैद्युत फ्लक्स वहां से क्रिएट हो जाएगा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डीए, या इसको फाई क्या, इसको डी फाई कर देते हैं, डी फाई, क्योंकि संपूर्ण फ्लक्स को फाई दिखाएंगे तो छोटे फ्लक्स को आपको डी फाई दिखाना पड़ेगा। चलिए, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। अब वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, ए डॉट बी को आप जानते हैं ए बी कॉस थीटा होता है, तो वेक्टर ई डॉट डीए को आप ई इंटू डीए इंटू कॉस थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए है तो हो जाएगा ई इंटू डीए इंटू कॉस थीटा। किसकी वैल्यू है, ये डी फाई ई की वैल्यू है। अब यहां पर जो है ध्यान देने वाली बात है, थीटा क्या है, यहां पर थीटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसकी दिशा, मतलब ये जो आप दिख रहा है आपको, वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा, ठीक है, के बीच का कोण है। जैसे ये आपका एक पृष्ठ है, तो वैद्युत क्षेत्र हमारा मान लीजिए इधर की तरफ है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट है, इधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र हो गया, और इस पृष्ठ पर खींचा गया जो अभिलंब है वह भी इसी दिशा में होगा, तो इन दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा उस अवस्था में। अक्सर ये भ्रम हो जाता है या आप लोग गलती कर देते हैं कि पृष्ठ ऐसे लंबवत रखा हुआ है किसी वैद्युत क्षेत्र में, तो आप कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र हमारा जो है समांतर है, पृष्ठ लंबवत है, थीटा 90 कर देते हैं, तो सवाल पूरा गलत हो जाता है। आपको ध्यान देना है कि पृष्ठ की दिशा नहीं लेनी हमको है, इस पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा लेनी है, क्योंकि इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है वह इस पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होता है। तो थीटा जो है वह क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण है, और क्षेत्रफल सदिश जो है वह पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होता है। तो यहां पर थीटा आप ध्यान देंगे, तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कास थीटा। अब संपूर्ण फ्लक्स निकालना है, पूरे पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स, तो दोनों तरफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा। डी फाई ई का इंटीग्रेशन हो जाता है फाई ई। अब यहां पर e इंटू कास थीटा, इसको बाहर ले लीजिए, तो e इंटू कास थीटा हो जाएगा बाहर, अंदर क्या होगा इंटीग्रेशन dA, और इंटीग्रेशन dA जो है a होता है, पता ही होगा आपको, क्योंकि यहां पर 1 माना जाता है। 1 का इंटीग्रेशन अगर dx है तो x हो जाता है, dA है तो a हो जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन dA का मान क्या हो जाएगा a। तो ये आपका हो जाएगा फाई e बराबर ई ए कॉस थीटा, फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट
चीज है ये, इसको आप याद रखेंगे। फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका वैल्यूड फ्लक्स है। अगर वेक्टर रूप में कहा जाएगा तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए का इंटीग्रेशन होगा, और अदिश रूप में कहा जाएगा तो फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा उसका मान आएगा। एक चीज। दूसरी चीज है कि इसका मात्रक जरा आ जाइए। कॉस थीटा तो एक अचर राशि है, ठीक है, ये तो एक नंबर आएगा, अंक में आएगा इसका मान। तो E इंटू ए यह मान निकाल लेंगे आप, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। E क्या है? E जो है वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम जो है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है, और ये क्षेत्रफल है तो हो जाएगा इंटू मीटर स्क्वायर। तो आप मात्रक याद रखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। एक किसका मात्रक है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम जो है किसका मात्रक है? ये वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। बीमा आपसे कही जाए, चलो बीमा जो है ये बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल की बीमा होती है एम एल टी पावर -2। मीटर स्क्वायर है तो हो जाएगा ये एल स्क्वायर डिवाइड बाई कूलाम। क्यू इक्वल टू आई टी होता है, आप जानते हैं पहले से, ए टी हो जाएगा। ये सबको आप कंसोलिडेट कीजिए तो हो जाएगा ये एम दिख रहा है, एल स्क्वायर है, एल है तो एल पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे, टी पावर -2 है, टी पावर एक ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टी पावर -3, ए नीचे है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ए पावर -1। तो एम एल क्यूब टी पावर -3 ए पावर -1, ये किसकी बीमा है? ये वैद्युत फ्लक्स की बीमा है। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, वैद्युत फ्लक्स के मात्रक, वैद्युत फ्लक्स की बीमा, इतनी चीज ये आपको याद रखनी है। इसके जो सूत्र बताए गए हैं वो याद रखने हैं। घनकोण क्या होता है, रेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, जो जितनी चीजें बताई गई थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, इतनी चीजें आप लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, इसका नोट्स बना लेंगे, तब आपको हम नेक्स्ट वाली क्लास में गॉस की प्रमेय क्या होती है उसके बारे में समझाएंगे। धन्यवाद।